पढ़ेंगे अमोनिया, ये है ना अमोनिया, ये भी गैस होता है NH3। तो पहले इसका प्रिपरेशन, तो प्रिपेयर कैसे करेंगे? बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे अमोनियम सॉल्ट में क्या हुआ, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? ये एक्चुअली अमोनियम क्लोराइड क्या हुआ, NH3 प्लस HCl, ऐसा मानकर चलिए, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड इसी दोनों के रिएक्शन से बनता ही है, तो अमोनियम क्लोराइड लिखें या ये दोनों लिखें, बात बराबर है। तो NH3 क्या होता है? ये होता है बेस, ठीक है। और HCl क्या होता है? एसिड, ये तो जानते हैं। तो ये एसिड है, ये बेस है। अब इसका रिएक्शन KOH, ये भी बेस है, होगा ना। तो बेस और बेस रिएक्शन तो करेगा नहीं, यानी कि ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो क्या होगा, NH3 जो था वो एज इट इज चला गया, है ना। और KOH HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, KCl और H2O। तो KCl और H2O आ गया। तो NH4Cl इज नथिंग बट NH3 प्लस HCl, और NH3 इज अ बेस, HCl इज एसिड एंड KOH इज बेस। बेस एंड बेस विल नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं करेगा। सो बेस विल रिएक्ट विथ एसिड, NH3 विल रिमेन एज इट इज एंड KOH एंड HCl विल रिएक्ट टू फॉर्म KCl एंड H2O, ठीक है। अब उसी तरह NH4 होल टू SO4, ये क्या है, NH4 होल टू SO4 अगर लीजिएगा तो वो क्या है, NH3 है और फिर H2SO4 है, ठीक है, ये दोनों है। तो क्या होगा फिर, ये बेस है, ये एसिड है, तो ये क्या किससे रिएक्शन करेगा, एसिड से। तो NaOH इससे रिएक्ट करके Na2SO4 और H2O और दो अमोनिया एज इट इज रह गया, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी अमोनियम सॉल्ट होगा उसको बेस से अगर रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन कराने पर अमोनिया गैस इवॉल्व होगा। तो लेबोरेटरी में अमोनिया को जो बनाया जाता है लैब में, वो अमोनियम क्लोराइड, इसको नौसादर कहते हैं हिंदी में, नौसादर NH4Cl, इसका रिएक्शन किससे कराए, CaOH स्लैक्ड लाइम कहते हैं इसको, बुझा हुआ चूना, ठीक है। चूना का जो ढेला होता है पानी में मिलाकर बनाया जाता है, वो स्लैक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा। तो यहाँ भी NH4Cl क्या हुआ, NH3 प्लस 2HCl, 2 है ना, तो 2NH3 2HCl, तो ये इससे रिएक्ट करेगा। तो Ca और 2 क्लोरीन, CaCl2, 2 OH 2 H 2 H2O और 2 अमोनिया एज इट इज आ गया। तो इस तरह से NH4Cl का रिएक्शन CaOH से कराएंगे तो अमोनिया गैस बनेगा। अमोनिया वाटर में बहुत ज़्यादा घुलनशील होता है, तो यहाँ जो वाटर बनेगा तो हो सकता है अमोनिया वाटर के द्वारा वाटर से मिक्स कर जाए, तो उसको मॉइस्ट गैस कहते हैं। मॉइस्ट समझे ना, मॉइस्ट गैस, मॉइस्चर, आर्द्रता। जो हम लोग अगर अप्रैल मई के महीने में जो हवा होगा काफ़ी ड्राई होता है, वहाँ कपड़ा धोकर सूखने दीजिए, आपको बहुत जल्दी सूख जाएगा, एकदम ड्राई, वहाँ पर एयर में ज़्यादा जलवाष्प नहीं होगा। लेकिन बरसात के दिनों में अभी जो होगा, अभी एयर में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर होगा, तो मॉइस्चर, इसलिए कपड़ा सूखने दीजिएगा। अभी धूप भी है तो उतना जल्दी नहीं सूखेगा जितना जल्दी मई जून में सूखता है, ठीक है। तो ये मॉइस्चर, जब एयर में वाटर वेपर मिल जाएगा तो मॉइस्चर होगा, जो समुंदर के किनारे वाला जो एरिया सब होता है या किसी नदी के किनारे जो होगा, जो रहेगा, तो वहाँ पर मॉइस्चर हमेशा एयर में ज़्यादा होता है। तो मॉइस्चर, तो अमोनिया में वाटर मिल जाएगा तो मॉइस्ट गैस हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मॉइस्चर को हटाना पड़ेगा, वाटर वेपर को हटाना पड़ेगा। तो अमोनिया से वाटर वेपर को हटाना या किसी भी गैस से वाटर को हटाना, उसको कहा जाता है ड्राइंग, ड्राई, सुखाना। जो कोई चीज़ गर्म किए, कोई भिगा दिए पानी में, कपड़ा साफ किए और भिगा कर उसके बाद उसको सूखने दिए तो वह ड्राई
है ना। तो ड्राई का मतलब क्या, वहाँ जो पानी था वेपर बनकर निकल गया, पानी हटा दिए, तो यहाँ जो अमोनिया बनेगा वो मॉइस्ट अमोनिया गैस होगा, वाटर वेपर मिला हुआ रहेगा। तो उस वाटर वेपर को हटाएंगे कैसे, उस हटाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ड्राइंग ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो ड्राई जो करेंगे तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए एक जो होता है ना, ये H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ये जानिए कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 इट हैज़ वेरी हाई एफिनिटी विथ वाटर, जल के साथ बहुत ज़्यादा एफिनिटी होता है, वाटर को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड। तो इससे जादू भी दिखाया जाता है। कैसे, मान लीजिए एक बीकर ले लेगा, बीकर कांच का है, आपको आधा, वो लोग जादूगर सब देखिएगा दस्ताना पहना हुआ रहता है हमेशा, तो वो क्या करेगा, एक बीकर ले लेगा या कांच का ग्लास ले लेगा, आधा में वो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 रख दिया, आपको ऐसे पकड़ के दिखाएगा, देखिए आधा है, या पूरा भरा हुआ नहीं है, वो रख देगा टेबल पर, तब तक वो कुछ और भी दिखाएगा और आपको बार बार उधर ध्यान दिलाएगा ये ग्लास की तरफ। धीरे धीरे क्या होगा, वो ग्लास भरने लगेगा, जो खाली था थोड़ा सा धीरे धीरे भरने लगेगा, वो बढ़ेगा और उसके बाद ओवरफ्लो करने लगेगा। तो हम लोग को लगेगा जादू है, ये कैसे हुआ, एक्चुअली वो हुआ कैसे, कॉन्सनट्रेटेड है और एयर में मॉइस्चर है, वहाँ से वो क्या कर रहा था, वेपर को एब्जॉर्ब कर रहा था, पानी बन रहा था, उससे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ रहा था, वो ओवरफ्लो कर गया। तो वहाँ केमिस्ट्री है, लेकिन जिसको नहीं पता तो उसे वो क्या लगता है, जादू लगता है। ठीक है, तो H2SO4 इज ए वेरी गुड ड्राइंग एजेंट, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काफ़ी ज़्यादा गुण होता है, इतना ज़्यादा एफिनिटी होता है वाटर के साथ कि किसी कंपाउंड में वाटर अगर नहीं है लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर 2:1 में मौजूद है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो वहाँ से वाटर बनाकर निकाल लेगा, खींच लेगा। जैसे चीनी क्या होता है, C12H22O11, है ना। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस रेशियो में है, 2:1। तो चीनी को जैसे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 में डालिएगा, डालते ही क्या हो जाएगा, चीनी काला हो जाएगा। क्यों, वो वाटर 11H2O बनाकर निकाल लिया, बचा क्या, कार्बन। कार्बन कैसा होता है, काला, इसलिए चीनी को कॉन्क H2SO4 में जैसे डालेंगे वो काला हो जाता है। क्यों काला हो जाता है, क्योंकि ये उससे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। लैब में, लेबोरेटरी में, जो जहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबोरेटरी में, तो लेबोरेटरी में वो स्टैंड होता है, लकड़ी का वो रहता है और गोल खांच बना हुआ रहता है, उसे बॉटल सब रखा जाता है। तो H2SO4 का जो बोतल है जहाँ पर, वो देखिएगा कांच के नीचे, या आप लोग देखे होंगे, अभी तो अब शहर में वो कंसेप्ट चलता नहीं है और गांव में भी अब बहुत कम लोग दिया जलाकर पढ़ते हैं, है ना। पहले तो हम लोग दिया लालटेन में ही पढ़ाई करते थे। तो जो दिया अगर रख दिए हैं, ये वो जनरली होता था बोतल का टिपी में छेद करके पलीता लगा के आग जला देते, नीचे किरासन तेल, और उसी में हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, तो क्या था कि अब यहाँ रख दिए तो बोतल तो जलते गर्म हो जाता है, तो वहाँ धीरे धीरे क्या होता है, गोल एक काला निशान पड़ जाता है, काला हो जाता है, जल जाता है। तो उसको उसी तरह से H2SO4 का जो बोतल है जो लैब में रखा रहता है, बोतल के नीचे देखिएगा तो काला निशान होता है, क्योंकि हम लोग बोतल से H2SO4 डाले फिर छोड़ दिए तो कुछ तो साइड से बहकर गिरेगा ना, तो वहाँ जब रखेंगे तो गोल नीचे गिरेगा। और लकड़ी जो होता है सेल्यूलोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और उसमें वाटर और कार्बन, तो क्या करेगा, H2SO4 वाटर को निकाल लेगा, बचेगा कार्बन, तो कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। इस घटना को कहते हैं चैरिंग ऑफ वुड, CHARRING, चैरिंग ऑफ वुड कहते हैं।
तो ये जो घटना है ये साबित करता है कि H2SO4 का वाटर के साथ बहुत ज़्यादा एफिनिटी होता है, बहुत ज़्यादा लगाव है, कहीं भी मिलेगा तुरंत उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हम लोग को यहाँ अमोनिया से वाटर निकालना है तो हम H2SO4 तो यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ है कि नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी हमने बताया कि अमोनिया तो बेस है और H2SO4 क्या है, तो एसिड बेस तो रिएक्शन कर जाएगा ना, तो रिएक्शन करेगा तो हम लोग को मिल जाएगा अमोनियम सल्फेट। तो हम लोग को तो अमोनिया रहा ही नहीं, वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं किया बल्कि अमोनियम सल्फेट बना दिया। इसीलिए चूँकि NH3 बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है, तेज़ी से रिएक्शन हो जाएगा, इसीलिए कॉन्क H2SO4 यूज़ नहीं कर सकते। हम लोग एनहाइड्रस CaCl2 ये भी बड़ा अच्छा वाटर एब्जॉर्बर है, लेकिन इसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते NH3 से वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए। क्यों? जब NH3 और CaCl2 लेते हैं, CaCl2 8H2O एक एडिशन प्रोडक्ट, ये सीधा जुड़ जाता है, एडिशन प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट बना देगा, तो ये जुड़ जाएगा। तो इस वजह से अमोनिया फ्री कहाँ रहा? तो इसीलिए यहाँ क्या होता है, अमोनिया को हम लोग H2SO4 के द्वारा भी ड्राई नहीं कर सकते, एनहाइड्रस CaCl2 के द्वारा भी नहीं कर सकते। एक और है, तो इसको हम लोग और लेते हैं, जैसे P2O5। P2O5 का तो H2SO4 से भी ज़्यादा वाटर के साथ एफिनिटी होता है। P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है, P2O5। तो अमोनिया यहाँ तीसरा हम लोग लिखेंगे, ये P2O5 के द्वारा भी नहीं करते हैं। ये भी एक अच्छा ड्राइंग एजेंट है, लेकिन ये भी तो नॉन मेटल का क्या है, ऑक्साइड। नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिड होता है और NH3 क्या है, बेस। तो एसिड और बेस रिएक्शन कर जाएगा, इसलिए हम लोग P2O5 भी यूज नहीं कर सकते। होता क्या है, NH3 और ये P2O5 है ना, और यहाँ पर हम लोग लेते हैं H2O, वाटर भी तो है, मॉइस्चर है, तो ये रिएक्शन करके बना देता है NH4 होल 3 PO4, है ना, NH4 होल 3 PO4। इसका 2 मोल होगा तो नाइट्रोजन 6, यहाँ 6, हाइड्रोजन हो जाएगा 4, 8 या 24, यहाँ 6 या 18 और 6 तो 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन 5 और 3 8, 8 ये हो गया। तो अमोनिया को हम लोग P2O5 के द्वारा भी ड्राई नहीं करेंगे, उससे रिएक्शन कर लेगा। इसलिए क्या होता है, तो इनफैक्ट यहाँ हम लोग लिखेंगे, इनफैक्ट NH3 कैन बी ड्राइड बाय यूजिंग क्विक लाइम। क्विक लाइम मतलब कली चूना, CaO का ये बेस है। CaO क्या होता है, मेटल का ऑक्साइड बेस। बेस और अमोनिया भी बेस, बेस और बेस में रिएक्शन होगा नहीं, तो ये क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमोनिया गैस को इसमें से किसके द्वारा ड्राई कर सकते हैं, तो उसमें रहेगा कॉन्क H2SO4, एनहाइड्रस CaCl2, P2O5 और CaO। 4 चॉइस बना दिया, कौन होगा आंसर, CaO, ठीक है। तो अमोनिया का फर्स्ट मेथड हो गया था, है ना, उसमें हम लोग ड्राइंग भी हम लोग पढ़ लिए। अब है दूसरा मेथड है बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल नाइट्राइड। ये हम लोग नाइट्रोजन में भी पढ़े, इसलिए ये एक जनरल बात याद रखना है, कोई भी मेटल नाइट्राइड
जो हम लोग अभी इसके पहले पढ़े क्या, कि एल्कली मेटल में लिथियम छोड़कर कोई और मेटल नाइट्राइड नहीं बनाता, लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल या हम लोग ले सकते हैं ग्रुप 13 का कोई भी मेटल नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाएगा। तो कोई भी मेटल नाइट्राइड का अगर हाइड्रोलिसिस करें, वाटर से रिएक्शन कराए, तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है और यहाँ क्या बनता है, NH3, है ना, M3NX, और वो वाटर से रिएक्ट करके ये अमोनिया गैस बनाता है। ठीक है। दूसरा है कैल्शियम साइनामाइड। ये भी हम बताए हैं कि वो जो नाइट्रोलीम बताए थे, कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो CaCN2 और C का मिक्सचर नाइट्रोलीम, और उसी में CaCN2 का फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमोनिया गैस और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये भी पहले बताया हुआ है। ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेडली आते रहते हैं। और अब है फ्रॉम नाइट्रेट सॉल्ट। नाइट्रेट जो होता है, जैसे नाइट्रेट का होता है NO3- और ये अमोनिया NH3, तो यहाँ पर +5 और ये -3, तो +5 से घटकर -3 यानी रिडक्शन हुआ। और कंप्लीट रिडक्शन, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से कम नहीं हो सकता, मिनिमम है। तो इसीलिए +5 से -3 यानी रिडक्शन होगा। तो नाइट्रेट सॉल्ट से अमोनिया कैसे बनाएंगे, बाय रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए क्या करते हैं, जिंक और NaOH। ये चीज़ याद रखिए, ये जो जिंक है ये एसिड मीडियम में भी, बेस मीडियम में भी या न्यूट्रल मीडियम में भी, तीनों मीडियम में ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। और अलग अलग मीडियम में उसका पावर, रिड्यूसिंग पावर अलग अलग होता है। तो यहाँ जिंक NaOH से पहले रिएक्ट किया और रिएक्ट करके क्या बनाया, नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन, जो अभी मॉलिक्यूल बना नहीं है, एटॉमिक हाइड्रोजन। और वही एटॉमिक हाइड्रोजन NaNO3 को रिड्यूस करके क्या बनाता है, अमोनिया। इसलिए ये ओवरऑल रिएक्शन है जिसको ऐड कर दिए, लेकिन हम लोग शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हैं कि नाइट्रेट है, इसको Zn और NaOH, ये हो जाएगा यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट, और इसी रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्या करेंगे, ये जितने भी नाइट्रेट्स हैं वो रिड्यूस होकर के क्या बनेगा, अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ NaNO3 हो सकता है, KNO3 हो सकता है, कोई भी मेटल का नाइट्रेट जिंक और NaOH के प्रेजेंस में, जो कि कंबाइनली एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा और वही नाइट्रेट को रिड्यूस करके अमोनिया में कन्वर्ट करेगा। तो ये हुआ अमोनिया का ये प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट एक और प्रोडक्शन है जो कि मतलब कमर्शियल मेथड, मतलब ज़्यादा परिमाण में हम लोग अमोनिया को कैसे बनाएंगे, क्योंकि अमोनिया का हम लोग इनडायरेक्ट रूप से फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं, उर्वरक के रूप में। इसलिए अमोनिया एक यूजफुल कंपाउंड है, तो उसको कमर्शियली भी बनाना होगा। तो कमर्शियली किस तरीके से बनाते हैं वो कहलाता है हेवर्स प्रोसेस। ठीक है, उसको फिर हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग हेवर्स प्रोसेस से किया जाता है। फ्रिज हेवर ने सबसे पहले इस मेथड को दिया था। एक बार ये कौन बढ़ेगा करोड़पति केबीसी अमिताभ बच्चन का है ना, उस पर भी पूछा जा चुका है कि हेवर विधि द्वारा किसका प्रोडक्शन किया जाता है। कोई केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, वो गए थे केबीसी में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अमोनिया को कैसे, मतलब कौन से, मतलब हेवर प्रोसेस के द्वारा किसका निर्माण होता है, तो अमोनिया का। अमोनिया, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का
हाइड्रोजन के साथ, ये नाइट्रोजन एयर से ही लिया जाता है, एटमॉस्फेयर से उसको मतलब सैंड फ्री कर लेना होता है। जैसे अगर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है तो बालू तो होगा, मॉइस्चर होगा, उन सब से फ्री कर लिया जाता है। प्योर नाइट्रोजन उसको हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया जाता है तो NH3 बनता है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और चूंकि एडिशन है तो एडिशन रिएक्शन जो है तो ये एक्सोथर्मिक होगा, मतलब यहाँ पर कुछ हीट निकलेगा, ठीक है। तो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये आप लोग जानते हैं कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता, एक सर्टेन टाइम के बाद क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में अमोनिया अगर बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, है ना। इसके लिए कंडीशन क्या है, तो कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसको अगर हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं तो कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं। कोई जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उस रिवर्सिबल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर लिया और उस इक्विलिब्रियम को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट करना है रिएक्शन को, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, उसका तो प्रिंसिपल तो ये है कि अगर कोई रासायनिक प्रतिक्रिया इक्विलिब्रियम में हो और उसके इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स, एक या एक से अधिक फैक्टर बदल दिए जाएं तो रिएक्शन उस दिशा की ओर अग्रसर होगी जिधर जाने से वो सारे प्रभाव खत्म हो जाए, ठीक है, वो प्रभाव खत्म हो जाए। मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, हम प्रेशर बढ़ा दिए, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में था, हम प्रेशर बढ़ा दिए, तो प्रेशर बढ़ा दिए तो वो कोशिश करेगा क्या कि वो प्रेशर घट जाए, तो रिएक्शन उधर चला जाएगा जिधर जाने से प्रेशर घट जाएगा। जैसे मान लीजिए एकदम सिंपल सा उदाहरण कि कोई व्यक्ति निर्दोष है और उस पर हम जबरदस्ती कोई दोष थोप दिए, है ना, दोषारोपित कर दिए उसको, तो वो क्या करेगा, प्रयास करेगा, हर संभव प्रयास करेगा कि हम निर्दोष साबित हो जाएं। आजकल तो जो दोषी होता है वो भी प्रयास करता है कि हम निर्दोष हो जाएं, साबित हो जाए, है ना। लेकिन जो निर्दोष है वो तो प्रयास करेगा ही कि हम फिर अपने ऊपर सारे आरोप को ख़त्म कर दें। तो उसी तरह का है, इफ़ एनी केमिकल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम एंड एनी स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन इट, द इक्विलिब्रियम हैज़ ए टेंडेंसी टू नलीफाई ऑल द स्ट्रेसेस, सारे स्ट्रेस को ख़त्म करना चाहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोग ये इक्विलिब्रियम में है और इसको हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहला कंडीशन हम लोग प्रेशर का लेते हैं। प्रेशर, ये रिएक्शन क्या है, इधर कितना वॉल्यूम है, इधर 1 मोल है 1 वॉल्यूम, इधर कितना 3 वॉल्यूम और इधर कितना 2 वॉल्यूम, इधर दोनों मिलके 4 हुआ, उधर 2 हुआ, तो घट गया ना। तो वॉल्यूम घटता है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ाएंगे तब ना वॉल्यूम घटेगा। तो यानी अगर इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो चाहेगा कि प्रेशर कम हो जाए, कम होने के लिए उधर चला जाएगा जिधर जाने से वॉल्यूम घट जाए, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। इसलिए इसका जो प्रेशर होता है ये प्रेशर कैसा होना चाहिए, हाई प्रेशर, तब ना फॉरवर्ड जाएगा। तो प्रेशर इसका लगभग 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया जाता है, 200 या उससे ज़्यादा। इतना प्रेशर लेंगे, हाई प्रेशर लेंगे तो रिएक्शन, जितना प्रेशर ज़्यादा होगा रिएक्शन उतना फॉरवर्ड जाएगा। ये दूसरा हुआ टेम्परेचर। ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है वो लो टेम्परेचर पर फेवरेबल होता है। मतलब जैसे
उदाहरण के तौर पर समझिए, मान लीजिए हम लोग इंडिया, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ व्हीकल चलने के लिए पेट्रोल हम लोग बाहर से मंगाते हैं, है ना, बाहर से मंगाते हैं। या मान लीजिए हमारे कंट्री में भी पेट्रोल का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उस प्रोडक्शन का कॉस्ट ज़्यादा है, और अगर हम लोग बाहर से कोई कंट्री हमें उससे कम दाम में दे रहा है, हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे यहाँ? नहीं ना, उससे सस्ता में बाहर से मिल रहा है, बाहर से हम लोग मंगा लेंगे। लेकिन बाहर वाला देना बंद कर दे तब क्या करेंगे, खुद का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, है ना। तो कोई रिएक्शन हो रहा है और बाहर से हीट लगातार दे रहे हैं और रिएक्शन हो रहा है। अब अगर बाहर से हीट देना बंद कर दे तो क्या करेगा, वो खुद हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, है ना। और अगर वो खुद हीट प्रोड्यूस कर रहा था और रिएक्शन हो रहा था, लेकिन बाहर से जब देना शुरू करेंगे तो अपना प्रोडक्शन बंद कर देगा, वही ना है। तो उसी तरह का रूल, ये तो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम अगर बाहर से हीट देना शुरू करेंगे वो तो बैक हो जाएगा, क्योंकि बाहर से हीट देंगे तो वो अपना प्रोडक्शन बंद कर देगा। तो फॉरवर्ड जाने से तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो अपना प्रोडक्शन बंद करके हीट लेगा, तो लेगा तो रिएक्शन किधर हो जाएगा, बैक। लेकिन हमें तो फॉरवर्ड ले जाना है, इसलिए बाहर से हीट नहीं देना है, इसलिए टेम्परेचर होना चाहिए क्या, लो। लेकिन टेम्परेचर लो होने से क्या होता है, अगर बहुत लो होगा तो केमिकल काइनेटिक्स में एक कंसेप्ट है कि रिएक्शन का रेट भी घट जाता है, ठीक है, रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। तो जब रेट स्लो हो जाएगा तो फिर तो यहाँ ज़्यादा परिमाण में बनेगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा अमोनिया बनाने में। तो इसके लिए एक ऑप्टिमम कहते हैं उसको, अनुकूलतम ताप, ऑप्टिमम टेम्परेचर लेना होता है कि उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा लेंगे तो बैक हो जाएगा, उससे कम लेंगे तो रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। इसीलिए इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 450 से लगभग 500 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, ठीक है। इतना टेम्परेचर रखते हैं तो रिएक्शन का रेट स्लो नहीं होता है, उससे ज़्यादा अगर लेंगे तो फिर बैक होने लगेगा। और तीसरा कंडीशन, अगर इस पर भी सुचारू रूप से नहीं होता है तो इसके लिए सुइटेबल कैटलिस्ट लिया जाता है, सुइटेबल कैटलिस्ट लिया जाता है, उत्प्रेरक लिया जाता है। ये कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, जिसमें हम लोग आयरन लेते हैं, और ये आयरन और उसी में मिला हुआ रहता है क्या, आयरन में मिला होता है मॉलिब्डेनम का चूर्ण, और ये प्रोमोटर कहलाता है। प्रोमोटर मतलब क्या, ये कैटलिस्ट का, ये सरफेस केमिस्ट्री में भी है या केमिकल काइनेटिक्स में भी है कि कैटलिस्ट का एक प्रोमोटर होता है, मतलब कैटलिस्ट के एक्शन को और बढ़ा देगा, और एक होता है कैटालिटिक पॉइजन या कैटालिटिक इनहिबिटर जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देगा। तो ये प्रोमोटर है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो ये कंडीशन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा परिमाण में क्या बना सकते हैं, अमोनिया गैस बना सकते हैं। तो अमोनिया का ये प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया। अमोनिया का प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला, अमोनिया का कोई कलर नहीं होता है, तो गैस कोई कलर नहीं होता, लेकिन पंजेंट स्मेल होता है, पंजेंट स्मेल, तीखा स्मेल होगा, मतलब आँख में आपको लगेगा, नाक में भी लगेगा, इसका स्मेल आपको, जो इसका जो स्मेल होता है जनरली, आपको हम लोग को जो सर पढ़ाते थे तो हम लोग को बताए थे जो एग्जाम्पल, कि हम लोग जहाँ पढ़ते थे वह एक सिनेमा हॉल का एग्जाम्पल लिए थे कि सिनेमा हॉल के पीछे जो जहाँ टॉयलेट ये सब रहता है तो इतना गंदा रहता, वहाँ जाएंगे तो एक अलग स्मेल आएगा, काफ़ी ख़राब जो टॉयलेट का, उस तरह का स्मेल ये होता है अमोनिया का, काफ़ी तीखा पंजेंट स्मेल, उसका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है जिसको अमोनियाकल स्मेल कहते हैं। और वो स्मेल वहाँ अगर ज़्यादा ये होगा तो आप वहाँ रहिएगा, आँख से
आंसू बहने लगेगा, इतना तो तीखा। जैसे प्याज होता है ना, प्याज काटते हैं तो कुछ प्याज वो तो उसका जो जाता है आँख से पानी गिरने लगता है, आंसू निकलने लगता है, तो उसी तरह का ये तीखा स्मेल होता है, जिससे क्या होगा, वहाँ इट कॉजेज टीयर्स इन आइज। ठीक है। पानी में बहुत ज़्यादा घुलनशील है। NH3 जो होता है ये तुरंत वाटर में एकदम किसी भी अनुपात में घुल जाएगा और NH4OH बना लेता है। ठीक है। NH3 का मॉलिक्यूलर मास 17 है और एयर का मॉलिक्यूलर मास होता है 28.84 होता है, उसको 29 मान लेते हैं। तो एयर का मॉलिक्यूलर वेट 29 और अमोनिया का 17, तो कौन भारी हुआ? एयर। अमोनिया हल्का हो गया, इसलिए लाइटर देन एयर। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है। ये अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अमोनिया के मॉलिक्यूल आपस में जुटे रहते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड होने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा हुआ, ज़्यादा होने की वजह से उसको आसानी से लिक्विड में बदल सकते हैं, इजीली लिक्विफाइबल। अमोनिया जहाँ भी एक्चुअली लिक्विड गैस, देखिए ऐसे समझिए, ये जो सॉलिड होता है, सॉलिड में मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोज रहता है ना, और लिक्विड बनेगा तो मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूर दूर चला जाएगा, और गैस बनेगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, और दूर दूर चला जाएगा, है ना। इस तरह से ऐसे चला जाएगा, बड़ा दूर दूर चला जाएगा। तो इसका मतलब लिक्विड में बदलना है, मतलब मॉलिक्यूल को नज़दीक लाना है। तो नज़दीक लाने के लिए क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए। तो जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा जिस भी गैस में, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना उतना ही आसान होगा। तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है, इसलिए उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना आसान होता है। और लिक्विड अमोनिया को जब हम लोग वेपोराइज होगा तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा, अगर आप लिक्विड अमोनिया को डाल दीजिए, हाथ में गिरा दीजिए, तो गिरा दीजिएगा और वो बहुत ठंडा हो जाएगा। जैसे स्प्रीट होता है ना, उसको भी हाथ में डाल दीजिए तो ठंडा लगने लगेगा। क्यों? एक्चुअली जब वो लिक्विड को हम यहाँ डालें तो वो जो वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से लेगा? हमारे बॉडी से, या उसी लिक्विड के बाकी मॉलिक्यूल से लेगा। तो वो हीट ले करके वेपोराइज होगा तो वहाँ कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। जो ये गर्मी के दिनों में, ये जानते हैं ना, जो जहाँ फ्रिज नहीं होता है, गांव में लोग मिट्टी का घड़ा में पानी रखते हैं, उसमें पानी ठंडा रहता है। क्यों ठंडा रहता है? मिट्टी का घड़ा में जब पानी रख दीजिएगा तो घड़ा मिट्टी का जो होता है ना, पोरस होता है, तो देखिएगा पानी, घड़ा हमेशा भींगा हुआ रहेगा, पानी बाहर आ जाता है, और सरफेस से क्या होगा, पानी वो वेपर बनकर निकलेगा। तो वेपर बनने के लिए हीट चाहिए, वो पानी का अपना एनर्जी खर्च करता है और हीट में कन्वर्ट होगा। तो जब पानी का एनर्जी धीरे धीरे घटता चला जाएगा और उसका टेम्परेचर घटता चला जाएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा? ठंडा रहता है। तो मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है, वो वेपोराइजेशन की वजह से। अगर कोई कोई कहता है ना कि गर्मी के दिनों में हम लोग, कोई ऐसा होता था, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो क्लास फ्रेंड सब, वो कोई कोई थोड़ा पागल किस्म का होता ही है, बोलता है कि गर्मी में हम पहले रजाई ओढ़ के सोते हैं, रजाई ओढ़ के थोड़ा आधा घंटा रजाई ओढ़ लिए, और रजाई ओढ़ लेते पूरा पसीना, उसके बाद रजाई हटा दीजिए, आप पंखा चला दीजिए, तब देखिए बहुत ठंडा लगता है, उस समय ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि पूरा पसीना जो हो गया, तो पंखा चला दिए तो पसीना क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो वेपर में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, हमारे बॉडी से एनर्जी लेगा तो वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, वो ठंडा लगता है उस समय। ठीक है। तो उसी तरह से, तो जब लिक्विड अमोनिया को हम लोग वेपोराइज करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा उत्पन्न करता है ना, इट कॉजेज इंटेंस कूलिंग। ठीक है, आया समझ में? तो ये अब इसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो रिएक्शन विथ वाटर
NH3 अमोनिया वाटर के साथ, अमोनिया ऐसे ये गैस है और ये लिक्विड है, लेकिन अमोनिया को जब हम लोग वाटर से होकर पास करेंगे तो तुरंत घुल जाएगा और घुलकर वहाँ एक्चुअली रिएक्शन होकर NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये जो होता है वीक बेस होता है और ये इसीलिए रिवर्सिबली टूटकर NH4 प्लस और OH माइनस बनाता है। तो जो OH माइनस आयन देगा वाटर में वो तो बेस होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं पहला तो हम लोग ये लिखेंगे कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH3 अमोनिया इज क्या हो जाएगा, इज अ बेस या इज एल्कालाइन। और दूसरा हम लोग ये लिख सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होने का मतलब क्यों, क्योंकि ये आयन बना रहा है, आयन की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। एसिड के साथ रिएक्शन तो हमने बता ही दिया कि अमोनिया जब बेस है तो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट ही बनाएगा। तो ये यहाँ पर ये रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि NH3 और HCl ये दोनों गैस है, लेकिन मिलकर ये क्या बनाया, सॉलिड। तो ऐसा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें दो गैस आपस में रिएक्शन करके सॉलिड बनाता है। तो इट इज़ ये दिस रिएक्शन, अमोनिया भी गैस, HCl भी गैस और दोनों मिलकर NH4Cl धुआं जैसा वाइट फ्यूम्स धुआं का फॉर्मेशन करता है। ये तो गैस नहीं होता, ये लिक्विड है। NH3 ये भी बेस और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट बनाया, लेकिन ये स्पेसिफिक है कि दोनों गैस है और मिलकर के सॉलिड बनाता है। रिएक्शन विथ हेवी मेटल सॉल्ट, ये एक यहाँ पर ये सब रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है। हेवी मेटल सॉल्ट जो होता है, हेवी मेटल्स जनरली होता है कौन, हेवी मेटल्स में जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा हो, या हेवी मेटल्स में जनरली डी ब्लॉक का आता है, डी ब्लॉक का, लेकिन इसमें एल्युमिनियम भी आएगा, इसका 27 एटॉमिक मास है। तो ये जो मेटल का क्लोराइड है, इसको अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन, अमोनिया का जो पानी में जाएगा तो ये बनेगा, इसलिए NH3 या NH4OH बात एक ही है। NH4OH जब वाटर में लिए और जब गैस फेज में लिए तो NH3, तो हम लोग यहाँ NH3 लेकर भी सोच सकते हैं, लेकिन एक्वस है, यहाँ पानी है, तो NH3 पास कीजिएगा तो अपने आप NH4OH बना ही देगा। तो इससे जो रिएक्शन करेगा ये वाटर सॉल्युबल है, लेकिन अमोनिया गैस उस सॉल्यूशन से जैसे पास करेंगे ये क्या होता है, रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट है ना। रेडिश ब्राउन मतलब ब्राउन होगा लेकिन उसमें थोड़ा रेडनेस होगा। जो जंग होता है ना लोहे में, जो जंग, उसको अगर तो ऊपर से जो जंग झड़ता है वो जंग फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड का होता है, तो ऑलमोस्ट वो उस तरह का ये प्रिसिपिटेट करेगा, नीचे बैठ जाएगा। एल्युमिनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से अमोनिया गैस पास करेंगे तो वाइट होता है, इसका कोई कलर नहीं होगा, कलर डी ब्लॉक का मेटल में होता है, इसमें कलर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कलर नहीं होता है, तो
ALOH, ये इसमें कलर नहीं होगा, ये वाइट सॉलिड होता है, जिलेटिनस है ना, चिपचिपा जिलेटिनस सॉलिड। CrCl3 का NH4OH के साथ रिएक्शन कराएंगे, CrOH होल 3 ये बनेगा, ये ग्रीन होता है, ठीक है। ये इसका ये कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन, और ये वाइट जिलेटिनस, और ये होता है ग्रीन। इस तरह से ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो हेवी मेटल के सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन से जब भी अमोनिया पास करेंगे हम लोग को प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। रिएक्शन विथ O2 के साथ अगर रिएक्शन होगा तो इसमें क्या होगा, O2 के साथ जो रिएक्शन होगा ये अमोनिया ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल कंडीशन में ये जलाएंगे, तो यहाँ बर्न्स विथ पेल येलो फ्लेम, है ना, फीका पीला लौ के साथ ये जलेगा, ठीक है। तो बर्न्स विथ पेल येलो फ्लेम, और इसमें जो होता है पेल येलो फ्लेम के साथ बर्न करेगा और नाइट्रोजन बनेगा, और ये इसका एक्चुअली ऑक्सीडेशन हुआ। बर्न होना मतलब ऑक्सीडेशन ही होता है, तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ, N2 और यह 6H2O बना। लेकिन वहीं अगर एयर एक्सेस में हो और साथ में कैटलिस्ट हो और स्पेसिफाइड कंडीशन हो तो क्या करता है, अमोनिया ऑक्सीजन में बर्न करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, और यही नाइट्रिक ऑक्साइड फिर यूज किया जाता है किसमें, ओस्टवाल्ड मेथड होता है एक, उस मेथड के द्वारा नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। तो नाइट्रिक एसिड जो बनाते हैं ओस्टवाल्ड मेथड के द्वारा, वहाँ रॉ मटेरियल अमोनिया लिया जाता है। अमोनिया से पहले इस रिएक्शन के द्वारा NO बनाया जाता है, फिर NO2, फिर वहाँ से नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। तो दिस रिएक्शन इज द बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है। तो ये अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ। हैलोजन के साथ रिएक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हैलोजन के साथ, जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन, ठीक है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन, हैलोजन के साथ रिएक्शन, क्लोरीन के साथ, ये हम लोग मतलब हम लोग को नाइट्रोजन फॉस्फोरस क्लास 9 में ही पढ़ना था, आजकल तो नहीं है वो, उसमें मेटल नॉन मेटल, मेटल्स पूरा 10th में पढ़ना होता था हम लोग को, और नॉन मेटल 9th में। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस तो वहाँ भी हम लोग को मैट्रिक में बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता था, ये है ना। अभी तो मैट्रिक 10 का होता है केवल, हम लोग के समय 9, 10 मिलाकर होता था बोर्ड एक साथ। तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन अगर होगा तो अमोनिया एक्सेस में, क्लोरीन के साथ अमोनिया दो तरह से रिएक्शन करता है, विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया और एक्सेस ऑफ क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन तो अमोनिया एक्सेस होगा तो देखिए क्या होगा, पहले तो NH3 का जो Cl2 से रिएक्शन होगा तो पहले Cl इसके हाइड्रोजन को ले लेगा, ठीक है, तो ये N2 बना देगा और HCl बना दिया। ये जो HCl है, अब अमोनिया अगर ज़्यादा परिमाण में होगा तो हमने क्या बताया था, अमोनिया बेस HCl एसिड, तो जैसे ये बना ये क्या करेगा, जो अमोनिया बचा होगा, रिएक्शन नहीं किया होगा, वो क्या करेगा, HCl से रिएक्शन कर जाएगा, रिएक्शन करके क्या बना देगा, NH4Cl। तो इसलिए पहला रिएक्शन ये कॉमन है कि पहले N2 बना
बनाया और HCl, चूँकि अमोनिया हम ज़्यादा लिए थे, क्लोरीन कम, तो कुछ अमोनिया बचा होगा, जो अमोनिया बचा वो HCl से रिएक्शन कर लिया, NH4Cl। तो अब इसको पूरा अगर जोड़ेंगे तो 6HCl कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8NH3, 3Cl2, N2 और 6NH4Cl। और विथ एक्सेस क्लोरीन ऐसा रिएक्शन एक के साथ 3 है। देखिए यहाँ भी वही है, इसको भी अगर ठीक से हम लोग पूरा ये करके लिखे तो देखिए एक्सेस क्लोरीन में ये वाला रिएक्शन तो होना ही है, NH3 देखिए और 3Cl2, तो रिएक्शन से क्या बनेगा N2 प्लस 6HCl होगा। अब यहाँ क्लोरीन ज़्यादा है, अमोनिया तो ज़्यादा है नहीं, तो अमोनिया तो बचेगा नहीं, बचेगा कौन, तो क्लोरीन HCl से रिएक्शन नहीं करता, क्लोरीन किससे रिएक्ट करता है, तो नाइट्रोजन के साथ अगर क्लोरीन रिएक्शन करेगा तो यहाँ 3, तो इससे क्या बन जाएगा NCl3 बना देगा। ठीक है, अब इसको आप जोड़िए तो क्या होगा कि ये N2 और N2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2NH3 और प्लस कितना हो जाएगा 6Cl2 हो जाएगा, होगा ना, और यहाँ क्या हो जाएगा 2NCl3 और फिर क्या हो जाएगा 6HCl। तो सब का जो कोफिशिएंट है 2 का मल्टीपल में है, तो 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या होगा, यहाँ NH3 प्लस यहाँ 3Cl2, यहाँ NCl3 प्लस 3HCl, तो वही वाला नेट इक्वेशन हम लिखाए थे। तो ये वाला स्टेप क्या होता है, कॉमन होता है। तो अगर अमोनिया ज़्यादा है तो HCl अमोनिया से रिएक्ट करेगा, और अगर क्लोरीन ज़्यादा है तो HCl नहीं N2 क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा। यहाँ जो NCl3 होता है ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है, N और Cl बॉन्ड वीक होता है, वीक होने से वो थोड़ा सा भी गर्म होगा वो डिकम्पोज कर जाएगा और गैस बनाएगा, इससे वो विस्फोटक होता है, इसकी वजह से वो विस्फोट होता है। विस्फोटक कोई भी जो एक्सप्लोसिव है उसका कंसेप्ट क्या है, NCl3 मान लीजिए ये हम लोग कोई एक सॉलिड कंपाउंड लिए, उसको हीट किए और गैस बना, तो 1 मोल, जैसे एक उदाहरण के तौर पर वाटर, अगर वाटर वेपर का 22,400 ml लीजिए, यानी 22.4 लीटर, लगभग 22.5 लीटर अगर वाटर वेपर लेंगे और ठंडा करके पानी बनाएंगे तो पानी सिर्फ 18 ml बनेगा, ओनली 18 ml। सोच सकते हैं कितना एक्सपेंशन है। जब वाटर को वेपर में बदले तो उसका उल्टा लीजिए, 18 ml वाटर वो जब वो वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा 22,400 ml, 18 ml से 22,400। तो अगर एक छोटा सा कंटेनर है वहाँ आप गर्म करके वेपर में कन्वर्ट कीजिएगा तो अचानक बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि नहीं, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो, और कंटेनर तो छोटा ही है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, और प्रेशर हाई होगा तो कंटेनर फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाता है। तो विस्फोटक होने का यही रीज़न है कि वहाँ डिकम्पोज करके गैस बनेगा और गैस बनते ही वो ऑल ऑन ए सडन प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो फट जाएगा। तो NCl3 उसी तरह से वो डिकम्पोज करके गैस बनाता है और गैस की वजह से वो फट जाता है। ठीक है, तो ये इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन, उसी तरह फिर ब्रोमीन और आयोडीन का हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ब्रोमीन के साथ बिल्कुल क्लोरीन की तरह ही जो एक्सेस ऑफ अमोनिया में रिएक्शन करके N2 और NH4Br देता है। ठीक है, आयोडीन के साथ एक स्पेशल रिएक्शन होता है, अमोनिया आयोडीन के साथ। तो यहाँ पर अमोनिया एक्सेस में होगा तो पहले NH3 आयोडीन से Ni3 बनाया और HI, और ये Ni3 बाकी अमोनिया के साथ मिलकर एक एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, इसको ये अमोनिएट्स कहते हैं। ठीक है, मतलब Ni3 ये
मतलब नाइट्रोजन आयोडाइड, अमोनिएटेड आयोडाइड नाइट्रोजन का होता है, ये सॉलिड होता है, ठीक है, ये सॉलिड, और ये लेकिन उतना स्टेबल, थर्मली स्टेबल नहीं होता है। तो देखते होंगे दिवाली ये सब में एक खास तरह का पटाखा होता है, छोटा छोटा ऐसे पकड़ के पटकते हैं, जब नहीं छोटा छोटा वो होता है, ऐसे अगर पटकिए तो आवाज़ होगा, है ना, दीवार पे पटक दीजिएगा जोर से आवाज़ होगा। तो ये वही होता है NH3 और Ni3, ये सॉलिड, इसको जब किसी भी हार्ड सरफेस पे अगर पटका जाए, स्ट्राइक किया जाए, तो वो साउंड के साथ फटेगा और वहाँ से आयोडीन वेपर निकलेगा। लेकिन ये कोई भी मतलब वो खतरनाक नहीं है, इसलिए ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं माइल्ड, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, माइल्ड एंड हार्मलेस, नुकसान नहीं करता, हार्मलेस एक्सप्लोसिव, माइल्ड एंड हार्मलेस एक्सप्लोसिव होता है, विस्फोटक पदार्थ होता है ना, ये पटाखा के रूप में यूज होता है। तो ये यहाँ पर आयोडीन वेपर बनता है और नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको क्या आलू बम या क्या कहते हैं, वो उसको पटका जाता है तो साउंड ये होता है। और ये रिएक्शन विथ CO2, CO2 के साथ रिएक्शन, अमोनिया का CO2 के साथ, ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। अमोनिया को CO2 के साथ 180 से 200 डिग्री सेल्सियस और हाई प्रेशर 230 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिएक्शन कराएंगे तो पहले ये बनेगा अमोनियम कार्बामेट, इसका नाम है अमोनियम कार्बामेट बनेगा। और अमोनियम कार्बामेट को जब हीट करेंगे तो इससे बनेगा ये यूरिया, यूरिया प्लस H2O। यूरिया तो जानते हैं खाद के रूप में यूज किया जाता है, और यूरिया, वो यूरिया और H2O ये धीरे धीरे डिकम्पोज करेगा, इसलिए जनरली गेहूँ ये सब में, गेहूँ में यूरिया छीटा जाता है। तो गेहूँ, जैसे गेहूँ में पानी पटाना काफ़ी ज़रूरी होता है गेहूँ में, ठीक है। तो गेहूँ में जिस दिन गेहूँ के खेत में पानी पटाना होता है उसके एक दिन पहले वो यूरिया छीट दिया जाता है, फिर अगले दिन पानी पटाएंगे तो वो वाटर से ये रिएक्शन करके, अगर उसके पानी पटाने के बाद अगले दिन उस खेत में घूमिएगा तो स्मेल आता है खास तरह का। वो स्मेल किसके वजह से, वो यूरिया के वजह से वो स्मेल आता है। घूमेगा तो ये आँख से मतलब पानी निकलने लगेगा, उस समय तो जल्दी जो है कोई जो जानवर वो चरता भी नहीं है जल्दी, है ना, स्मेल के वजह से जाएगा नहीं। वो जानते हैं ना, वो आजकल वो तो बहुत पहले से वो जो बनाया जाता है उसको कुछ स्पेशल नाम है, वो खेत में जो हाँ उसका जो बनाया जाता है वो देख करके लगता है। और आजकल तो प्रचार में भी देता है कि वहाँ टेक्नोलॉजी लगा दिया, नीचे घंटी लगाया हुआ है, ऐसे ऐसे करके बज रहा है और पक्षी भाग रहा है। तो वहाँ पशु जो वो जाते थे तो उसमें जाने से पहले गेहूं के खेत में चरने की वजह से चर लेता था, तो हम लोग क्या करते थे, वो गोबर को घोल के बाल्टी में और गेहूं के खेत में पूरा छीट देते थे, पत्ती पे पड़ जाता था तो कोई भी गाय भैंस उसको चरता नहीं था फिर। तो यूरिया हालांकि उसका इफेक्ट 1-2 दिन तक ही रहता है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये CO2 के साथ अमोनिया का रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिससे यूरिया फर्टिलाइजर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये हुआ मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2। मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ क्या होगा, मर्क्यूरस क्लोराइड अगर हम लोग लेंगे तो होगा क्या, NH4OH मर्क्यूरस क्लोराइड से रिएक्ट करके ये मरकरी, मेटालिक मरकरी, यही ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। और
यहाँ HgNH2Cl है ना, ये एमाइनो मर्क्यूरिक क्लोराइड, फिर NH4Cl ये बनेगा। और अगर मर्क्यूरिक क्लोराइड से लेंगे केवल ये Hg नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ Hg2Cl2 है, यहाँ HgCl2, इसीलिए एक Hg एक्स्ट्रा ये बन गया, है ना। तो मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ वैसा प्रिसिपिटेट नहीं देगा, लेकिन मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ ग्रे प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये नेस्लर्स रिएजेंट, ठीक है। नेस्लर्स रिएजेंट ये क्या होता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम टेट्रायोडोमर्क्यूरेट K2HgI4। ये बनता कैसे है, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मर्क्यूरी क्लोराइड ये है ना, तो मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन जो होता है इसका Ki के साथ रिएक्शन कराता है, एक्सेस Ki। तो पहले तो रिएक्शन से यहाँ 2 अगर होगा तो HgI2 बनेगा, और फिर 2KCl, और फिर ये HgI2 जो होगा ये फिर 2Ki से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, तो K2Hg और I4 ये बना देता है, ठीक है। तो यही नेस्लर्स रिएजेंट होता है। तो नेस्लर्स रिएजेंट कैसे बनेगा, मर्क्यूरी क्लोराइड का एक्सेस ऑफ पोटासियम आयोडेट के साथ रिएक्शन करने से। तो जो पोटासियम टेट्राआयोडोमर्क्यूरेट जो बनेगा, ये जो कंपाउंड है इसका एल्कलाइन सॉल्यूशन वो नेस्लर्स रिएजेंट कहलाता है। और इस नेस्लर्स रिएजेंट से होकर अमोनिया गैस जब पास करेंगे तो नेस्लर्स रिएजेंट का टेस्ट ये हम लोग कह सकते हैं यूज्ड फॉर टेस्टिंग या NH3 या अमोनियम कंपाउंड NH4+, इसके टेस्ट में यूज होता है नेस्लर्स रिएजेंट, ठीक है। तो नेस्लर्स रिएजेंट का वो एक सॉल्यूशन होता है। तो हम लोग एक कंटेनर में नेस्लर्स रिएजेंट यानी कि एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम टेट्राआयोडोमर्क्यूरेट, तो ये एल्कलाइन NaOH है, ये मिला दिए, इस सॉल्यूशन में अमोनिया पास करेंगे। तो अमोनिया वाटर में तो NH4OH ही बनाता है, तो उससे रिएक्ट करके ये बनाता है, इसको कहते हैं, ये आयोडाइड आ गया तो इसको आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, ये ब्राउन प्रिसिपिटेट बनाता है, ये पहचान है। मतलब हम लोग नेस्लर्स रिएजेंट के एक्वस सॉल्यूशन से अगर एक गैस पास कर रहे हैं, पास करने पर अगर ब्राउन प्रिसिपिटेट बन रहा है तो वो गैस निश्चित रूप से अमोनिया होगा, ये अमोनिया का टेस्ट होता है। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है और किसके टेस्ट के लिए यूज होता है। तो नेस्लर्स रिएजेंट इज अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4 एंड इट इज यूज फॉर टेस्टिंग NH3 और अमोनियम कंपाउंड्स, ठीक है। ये हो गया। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये जो NH3 होता है इसके पास लोन पेयर होने के वजह से एक स्ट्रॉन्ग, ये एक बेस है और स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है। लिगैंड, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आएगा। तो NH3 में कॉम्प्लेक्स बनाने की एबिलिटी होती है। तो जो कोई भी हेवी मेटल का सॉल्ट के साथ अमोनिया का सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में से है। जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन से जब अमोनिया गैस पास करेंगे तो अमोनिया सॉल्यूशन है तो वाटर है, तो वहाँ तो NH4OH हो जाएगा, उससे पास करेंगे पहले। तो अभी हम थोड़ा देर पहले हम ये बताए थे कि हेवी मेटल के सॉल्ट के साथ अमोनिया का रिएक्शन, तो मेटल का हाइड्रोक्साइड क्या होता है, प्रिसिपिटेट होता है। तो ये यहाँ पर ग्रीनिश ब्लू, ये ग्रीनिश ब्लू प्रिसिपिटेट ये बनता है। तो ये जो प्रिसिपिटेट बनेगा और NH4 2SO4 ये प्रिसिपिटेट बना,
पहले, और अमोनिया अगर लगातार पास करते जाएं तो फिर वो प्रिसिपिटेट धीरे धीरे गायब हो जाएगा। मतलब पहले कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का है, वहाँ से हम लोग क्या पास किए, अमोनिया, तो धीरे धीरे उसका ब्लू कलर ग्रीनिश ब्लू, हल्का हल्का ग्रीन टाइप में आ गया और वो प्रिसिपिटेट बन जाएगा। लेकिन अमोनिया जब लगातार पास करते रहेंगे उसके बाद भी फिर वो अपने आप पानी में घुल जाएगा, और घुलने के बाद बनाएगा टेट्रा अमोनियम, है ना, और ये टेट्रा एमाइन कॉपर सल्फेट, ये कॉम्प्लेक्स बनाया। ये वाटर सॉल्युबल है, जो इनसॉल्युबल था फिर वो वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में बन गया डीप ब्लू सॉल्यूशन। ये फिर जो ब्लू था बीच में ग्रीनिश ब्लू हुआ, फिर उससे भी डीप ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये डीप ब्लू, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऑलमोस्ट इस टाइप का ब्लू कलर का होता है। ये जो है ना इस टाइप से, मतलब उतना डीप नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जब अमोनिया लगातार पास करेगा तो ये क्या हो जाएगा, काफ़ी डीप ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, इस तरह से डीप ब्लू। उसी तरह AgNO3 सॉल्यूशन, AgNO3 का सॉल्यूशन से अमोनिया पास करेंगे तो AgOH का वाइट प्रिसिपिटेट बनेगा, नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, लेकिन अमोनिया अगर लगातार पास करें फिर ये वाइट प्रिसिपिटेट अपने आप घुल जाएगा और वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा। हालांकि ये कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, AgCl जो होता है ना, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, इसलिए ये प्रिसिपिटेट बनेगा। तो ये AgCl को हम लोग पानी में, वो तो घुलेगा नहीं, तो पानी में एक अगर टेस्ट ट्यूब में या बीकर में डालिएगा तो वो घुलेगा, नीचे बैठ जाएगा। लेकिन कुछ से चला देंगे हम लोग तो टेम्परेली घुला हुआ रहेगा, उसको सस्पेंशन कहते हैं। उस सस्पेंशन से अमोनिया जब पास करेंगे तो वो AgNO3 अपने आप घुलने लगेगा, और घुलकर ये AgCl घुलने लगेगा, AgNO3 नहीं, AgCl घुलने लगेगा और ये वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ये बना दिया। ठीक उसी तरह से सबका एक कॉमन ही कंसेप्ट है कि जिंक का क्लोराइड का सॉल्यूशन, इससे अमोनिया गैस पास करेंगे, अमोनिया वाटर से पास करेंगे तो NH4OH बन ही जाएगा, तो ये इसका एक वाइट प्रिसिपिटेट बनेगा। ये वाइट प्रिसिपिटेट बना, लेकिन अमोनिया अगर लगातार पास कर रहे हैं तो फिर ये अपने आप घुलता चला जाएगा और ये एक वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हो जाएगा अमोनिया का प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसके अलावा अमोनिया का यूज क्या है, तो अमोनिया से यूरिया बनाएं। तो यूरिया क्या होता है, वो एक उर्वरक है, फर्टिलाइज़र के रूप में यूज होता है। अमोनियम सल्फेट जो होता है वो भी, अमोनियम नाइट्रेट, ये सब अच्छा उर्वरक है। और एक होता है CAN, उसको शॉर्ट में CAN कहते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, है ना, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये भी उर्वरक है, फर्टिलाइज़र है, तो इसको फर्टिलाइज़र के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये अमोनिया से तैयार होता है। तो ये हो गया। उसके बाद हम बताए थे ओस्टवाल्ड मेथड में अमोनिया का ऑक्सीडेशन करके NO, फिर वहाँ से नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। तो नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन में भी अमोनिया रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है। उसके बाद एक है सॉल्वे प्रोसेस, है ना, वो S ब्लॉक में पड़ा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं Na2CO3 सॉल्वे मेथड से। तो वहाँ पर क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन NaCl के सॉल्यूशन में उसको अमोनिया से सैचुरेटेड करके वहाँ से CO2 गैस पास करते हैं। तो वहाँ भी अमोनिया चाहिए Na2CO3 बनाने के लिए। नेक्स्ट यूज है इसका क्या, जैसे रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज होगा,
है ना, क्योंकि लिक्विड अमोनिया काफ़ी ठंडा होता है ना, तो इसके वजह से ये रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज होगा। जो गैरेज में लोग काम करते हैं या तेल वोल कपड़ा में लग जाता है, ग्रीस मोबिल, वो सब का दाग को छुड़ाने में भी अमोनिया का इस्तेमाल होता है। लैब में रिएजेंट के रूप में होगा यूज़। और इसका टेस्ट क्या क्या है अमोनिया का, तो सबसे पहले अमोनिया का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो बेसिक है, इसलिए ये क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू करेगा, है ना। अमोनिया गैस अगर लिटमस पेपर को पानी में भिंगा देंगे, लिटमस पेपर देखे हैं ना, देखे हैं ना, लिटमस पेपर, ये ब्लू लिटमस पेपर तो बना भी सकते हैं घर पे, तो रेड लिटमस पेपर को पानी में भिंगा लेंगे और वहाँ से अमोनिया गैस अगर पास करेंगे वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमने अभी बताया था, नेस्लर्स रिएजेंट के साथ आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस देगा, ब्राउन प्रिसिपिटेट करेगा, प्रोवाइड करेगा। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ क्या करेगा, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन देगा, है ना। और साथ ही साथ इसका एक और टेस्ट क्या है कि अमोनिया HCl के साथ वाइट फ्यूम, सफ़ेद धुआं देता है ना। तो ये सब अमोनिया का टेस्ट है, ठीक है। तो ये अमोनिया ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में डिटेल से, ठीक है।